नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस से संक्रमित बीमारियों के बारे में, वायरस जनित रोगों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, HIV एड्स के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने कंप्लीटली अच्छे तरीके से। देखिए, चैप्टर में कुछ पॉइंट्स आते हैं जो क्या है कि सिर्फ वर्बल होते हैं, बोलने वाले लायक होते हैं, जिसको मैं साइड में जाके बोल देता हूं, तो आप इसको लेकर के ऐसा घबराइएगा नहीं। मेन चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे लिख भी रहे हैं और आपको नोट्स भी हमारे ऐप पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम लोग सेकंड नंबर डिजीज की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पोलियो। ठीक है, पहली नंबर कौन सी थी, HIV एड्स, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। सेकंड बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, वो है पोलियो। क्या आ जाएगा, पोलियो आ जाएगा। ठीक है, पोलियो के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द पोलियो? पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, ये हम भी जानते हैं। बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, किसमें मिलता है आपके पास में, बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है, जिससे बालक यानी बच्चे अपंग भी हो सकते हैं। समझ रहे हो, अपंग भी हो सकते हैं। अपंग भी हो सकते हैं मतलब इससे पैरालिसिस हो सकता है बेटा, ध्यान रखना। जल और किससे होता है आपके पास में, पोलियो वायरस इसका कारक हो जाएगा आपके पास में। कारक क्या हो जाएगा इसका, बीमारी का, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस इसका कारक आ गया। वाहक क्या हो जाएगा, ये वाहक यानी कि फैलता कैसे है ये, इसके बारे में भी जानकारी दे दें अगर आप लोगों को, तो क्या बैठेगा। वाहक इसका आ जाएगा आपके पास में, रोग जल और खाद्य सामग्री के माध्यम से प्रसारित होता है। किससे, जल व खाद्य सामग्री के माध्यम से प्रसारित। ठीक है, जल व खाद्य सामग्री के माध्यम से क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। उसके अलावा अब लक्षण क्या हो सकते हैं इसके, तो लक्षण की भी बात कर लेते हैं अपन लोग कि रोग के लक्षण क्या रहेंगे। रोग के लक्षण के अंतर्गत आपके पास में आता है, प्रारंभ में तेज बुखार, खांसी, जुकाम, दस्ते, उल्टी। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, तेज बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, तेज बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्ते। ये कब रहता है आपके पास में, प्रारंभ में रहेगा। तो पैकेट में लिख देता हूं, प्रारंभ में। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में क्या सिम्टम आएंगे, तो स्टार्टिंग में आते हैं, इसके 3-4 दिन के बाद में रोगी अपने हाथ पैर को नहीं हिला पाता, यानी कि पैरालिसिस हो जाता है। रोगी अपने हाथ पैर को नहीं हिला सकता, यानी कि 3-4 दिन बाद, मतलब क्या हो गया, पैरालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास में, हाथ पैर को नहीं हिला सकता। कई बार इस रोग के विषाणु मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में भी पहुंच जाते हैं, जिससे रोगी व्यक्ति को ताण आने लगती है। ठीक है, यदि विषाणु मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं तो रोगी व्यक्ति को ताने आने लगती है। ताने आने लगती है मतलब बाइंटेज इसको कहते हैं अपन, नस के ऊपर नस चढ़ना, ऐसे आने लग जाएगा। इसको सामान्य मेडिकल लैंग्वेज में सीजर कहते हैं। श्वसन की दर भी कम हो जाती है तथा श्वसन दर कम। ठीक है, क्या हो जाती है, श्वसन की दर कम हो जाती है।
समझ गए मेरी बात को? ये लक्षण हो गए इसके, कारक हो गया, वाहक हो गया, लक्षण हो गया। प्रभावित अंग में तो मेनली मस्तिष्क आ जाएगा या मेरुरज्जु आ जाएगा, या फिर नॉर्मली प्रभावित ही हो रहा है ऑर्गन, तो अलग से कोई स्पेसिफाई नहीं है। इसके अंतर्गत आपको बात करनी पड़ेगी बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो बचाव के लिए देखिए, रोग से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। रोग से बचाव के लिए अमेरिका के जोनास साक ने टीके का आविष्कार किया है। किसने? जोनास साक। जोनास साक नाम का वैज्ञानिक है अमेरिका का, जिसने क्या किया है आपके पास में, टीके का आविष्कार किया। एल्बर्ट ने रोग के बचाव के लिए मुख से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किया। इसने तो टीके का, एल्बर्ट नाम का साइंटिस्ट और आया, एल्बर्ट ने क्या किया, मुख से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किया। ठीक है, मुख से पिलाने वाली दवा का आविष्कार किसने किया? एल्बर्ट ने किया था। अंडरस्टैंड? उसके अलावा दवा बच्चों को जन्म के प्रथम वर्ष में 3 बार 1-1 महीने के अंतर से पिलाई जाती है। जन्म के प्रथम वर्ष में 3 माह तक 1-1 बार पिलाई जाती है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, 3 बार पिलाई जाएगी, 3 माह नहीं, 3 बार 1-1 माह के अंतर से पिलाई जाती है। मतलब 3 बार पिलानी अपन को और 1-1 महीने के अंतर से। समझ गए? ये होती है पोलियो की डोज, ओरल वाली, यानी मुख से पिलाने वाली दवा जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास में जिस बीमारी का नाम था वो था पोलियो। 2 नंबर पे अपन लोग, मतलब 3 नंबर बीमारी के बारे में बात करते हैं, वो है रेबीज। ठीक है, क्या है? रेबीज। पहले एड्स के बारे में बात किया, फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पोलियो के बारे में बात किया। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेबीज के बारे में बात कर रहे हैं। यह रोग रेबीज विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो विषाणु कौन सा हो गया इसके अंदर? विषाणु का नाम ही क्या है? रेबीज विषाणु। क्या आ जाएगा? रेबीज विषाणु। फैलता कैसे है? पागल कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, लोमड़ी, बंदर आदि की जंतुओं के लार में पाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज को कि अगर मैं वाहक की बात करूं यहां पे आपके पास में, तो वाहक कैसे हो जाएगा आपके पास में? ये रोग का वायरस, ये रोग का वायरस पागल कुत्ते, बिल्लियां, लोमड़ियां आदि जानवरों की लार में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? लार में पाया जाता है। इस रोग के लक्षण के प्रकट होने के बाद मृत्यु निश्चित होती है। रेबीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जल से डर लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेबीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है जल से भय। इसका अर्थ है जल से भय, यानी कि डर। ठीक है, क्या होता है? जल से भय यानी कि डर। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे इसके अंदर। मतलब पानी से क्या होता है, इसको रोगी व्यक्ति को डर लगने लग जाता है। मतलब पानी जहां कहीं भी होगा उससे डर जाएगा। पागल कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, कोई मतलब जानवर ने काट लिया, इसकी लार के अंदर रेबीज विषाणु होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर ये बीमारी उत्पन्न होती है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर लक्षण की। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में लक्षण क्या रहेंगे इसके? व्हाट अबाउट द लक्षण? लक्षण इसके रहेंगे,
इस रोग के लक्षण पागल जानवर या कुत्ते के काटने के 4-5 दिन बाद दिखते हैं। ठीक है, पागल जानवर या कुत्ते के काटने के 4 दिन बाद लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण प्रकट होते हैं। समझे मेरी बात को? याद रखना, काटने के स्थान पे क्या आ जाएगी? सूजन, दर्द और द्रव पदार्थ पीते समय दौरा पड़ता है। मतलब कि दूसरा क्या आ जाएगा? काटने के स्थान पर सूजन व दर्द तथा द्रव पीते समय, मतलब कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, द्रव पीते समय दौरा पड़ता है। क्या पड़ता है? दौरा पड़ता है। समझ गए? क्या पड़ता है? दौरा पड़ता है। और रोगी किसी को अपने आसपास नहीं आने देता है और मुंह से झाग निकलता है। मुंह से झाग निकलता है। क्या निकलता है? मुंह से झाग निकलता है। अपने आसपास नहीं आने देगा और मुंह से क्या निकलता है? झाग निकलता है। ठीक है, उसे पानी से भी डर लगता है, जो हम हाइड्रोफोबिया पहले भी लिख चुके हैं। पानी से डर लगता है। ठीक है, क्या लगता है? पानी से डर लगता है। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए वो अपन देखते हैं। उपचार, बचाव या उपचार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, बचाव या उपचार के अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके उपचार के लिए कुत्ते के काटने पर घाव की प्रारंभिक मरहम पट्टी करनी चाहिए। साथ साथ कुत्ते पर 10 दिन तक निगरानी भी रखनी चाहिए। ठीक है ना? तो याद रखना, घाव पर मरहम पट्टी क्या करनी चाहिए? मरहम पट्टी करनी चाहिए। कुत्ते के काटने पर कुत्ते के ऊपर 10 दिन तक नजर रखनी चाहिए। यदि कुत्ता 10 दिन तक निगरानी रखनी चाहिए, पागल हो जाए कुत्ता या मर जाए, तो रोगी के उदर में इस रोग के प्रतिरोधक टीके लगाने चाहिए। ठीक है ना? याद रखना इस चीज को कि फिर क्या करना चाहिए? रोगी के उदर में, यानी पेट में, उदर पर इस रोग के टीके लगवाने चाहिए। ठीक है, क्या करने चाहिए? इस रोग के टीके लगवाने चाहिए। ध्यान रखें इस बात को। लुईस पास्चर ने क्या किया था? इस रोग के निदान के लिए लुईस पास्चर ने 1855 में टीके का आविष्कार किया था। यानी किसमें? टीके का आविष्कार किसने किया? टीके का आविष्कार 1855 में लुईस पास्चर ने किया था। क्या किया था? लुईस पास्चर ने किया था टीके का आविष्कार। ये 14 टीके उदर में 14 दिन तक लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक दर्द करते हैं। ठीक है ना? और क्योंकि ये उदरीय पेशियों के लिए ही टीके बने हुए होते हैं। कितने लगते हैं? 14 टीके। पहले लगते थे वैसे 14 टीके, अब नहीं लगते हैं। 14 टीके 14 दिन तक उदर में लगाए जाते हैं। उदरीय पेशियों के लिए बने होते हैं। ये उदरीय पेशियों में ही लगाने पड़ते हैं, मसल्स में लगते हैं। लेकिन क्या हुआ था आपके पास में? कुछ ही वर्ष पूर्व नए रेबीज के टीके की खोज की गई है। ठीक है ना? ये टीके 3 इंजेक्शन के रूप में हाथ पर लगाए जाते हैं। ठीक है ना? अब 3 टीके हाथ पर लगाए जाते हैं। मतलब पहले पेट पे टिक्के लगते, 14 टिक्के लगवाने पड़ते थे। अब 3 टिक्के लगाए जाते हैं, हाथ पर लगाए जाते हैं, और आजकल यही चलता है। ठीक है ना? याद रखना इस चीज को। इसे
मैरिएक्सन ह्यूमन डिप्लॉय कोशिका टीके कहते हैं। मैरिएक्सन ह्यूमन डिप्लॉय क्या कहते हैं इसे? इसे मैरिएक्सन ह्यूमन डिप्लॉय टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? मैरिएक्सन ह्यूमन डिप्लॉय टीका कहते हैं। समझ गए? ये टीके सर्वप्रथम अमेरिका में 1980 में लगाए गए थे। आजकल इनका ही उपयोग भारत के अंदर होता है। कौन से टीके लगते हैं आजकल? 3 टीके लगते हैं जो हाथ पे लगाए जाते हैं मसल्स के अंदर। पहले 14 टीके लगाए जाते थे, अब 3 ही टीके लगते हैं। कुत्ते पर निगरानी रखनी चाहिए, यदि वो मर जाए तो बढ़िया बात है, ताकि क्या है कि उसके बाद में टीके लगवाने चाहिए। पागल कुत्ते के काटने की वजह से ये रेबीज रोग होता है, उसकी लार में विद्यमान होते हैं। ज़्यादातर कुत्तों के काटने की वजह से ही होता है ये चीज़। ठीक है, ये कौन सी बीमारी के बारे में था? ये था हमारे पास में रेबीज के बारे में। अब बात करते हैं कन्फेड या गलसुआ, मम्स। ठीक है, कन्फेड या गलसुआ को अपन क्या बोलते हैं? मम्स। ठीक है, तो मम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मम्स बीमारी के अंदर क्या चीज रहती है, मम्स के बारे में बात करना भी अनिवार्य है। ये भी आपके पास में विषाणु जनित रोग है, बच्चों में मिलता है। इस रोग को एपिडेमिक पैरोटिटिस भी कहते हैं। एपिडेमिक पैरोटिटिस, तो इसका एक और नाम क्या आ जाएगा? एपिडेमिक पैरोटिटिस। एपिडेमिक पैरोटिटिस भी कहेंगे अपन इसको। ठीक है, याद रखना इस चीज को। रोगाणु लार ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, विशेषकर पैरोटिड ग्रंथि। 3 होती है ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी या मैंडिबल। ये पाचन तंत्र में पढ़ाया था हमने आपको। तो एपिडेमिक पैरोटिसिस में आपके पास में क्या होता है कि ये रोग मनुष्य की, अरे मम्स उसमें भी बताया था आपको। यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस मतलब फूल जाती है, पैरोटिड ग्रंथि का फूल जाना मम्स है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत ही दर्द महसूस होता है और स्वॉलोइंग होती है, नहीं खाने को निगलने के समय भी दर्द महसूस होता है। यही वापस बीमारी है। यह मनुष्य की लार ग्रंथियों को मुख्यतः पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। ये ध्यान रखना इस चीज को। इसमें पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है और भोजन निगलने में, मैंने जैसे भी बताया, पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है और भोजन निगलने में प्रॉब्लम होती है। भोजन निगलने में असुविधा होती है, प्रॉब्लम होती है, असुविधा होती है। ठीक है, भोजन निगलने में क्या होती है? असुविधा होती है। लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के, वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लक्षण। देखिए, लक्षण के अंदर आपका क्या आ जाएगा? रोग हो जाने पर ठंड लगती है और बुखार आता है। तो पहला पॉइंट ये लिखोगे आप लोग, क्या होगा? ठंड लगना व बुखार आना। ठंड लगना व बुखार आना इसके लक्षण आ जाएंगे। उसके अलावा क्या आ जाएगा? सिर व कान के पीछे वाले भाग और गले में दर्द। सर दर्द तो होगा ही होगा। सिर व कान के पीछे वाले भाग तथा गले में दर्द। क्या होता है? गले में दर्द महसूस होता है इसके अंदर। वयस्क व्यक्ति में इस रोग के दौरान वृषण सामान्य से अधिक बड़े हो जाते हैं। वयस्क में, अगर अडल्ट में हो रहा है तो, वैसे बच्चों में होता है।
वयस्क व्यक्ति में इस रोग के दौरान वृषण सामान्य से अधिक बड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, सामान्य से अधिक बड़े हो जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद में क्या होता है आपके पास में, वीर्य में शुक्राणु की कमी हो जाती है, तो ये भी लिख दीजिए, वीर्य में शुक्राणु की कमी हो जाती है। ये बीमारी वाला चैप्टर ही ऐसा होता है, टोटल रट्टाफिकेशन वाला होता है। रोग से बचने के लिए रोग युक्त व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अर्थात बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। बचाव में क्या आ जाएगा, रोगी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, बराबर बात, रोगी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, पहला यही रहेगा इसके अंदर आपके पास में। दूसरा हो जाएगा, उसके द्वारा उपयोग में ली गई सामग्री का उपयोग ना, सारा में यही है, सामग्री का उपयोग ना करें, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई रे, सामग्री का उपयोग ना करें। कौन सी सामग्री, जो रोगी व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई है उस सामग्री का उपयोग ना करें। उसके अलावा क्या हो जाएगा, रोग के उपचार के लिए गले में सूजन और सूजन वाले भाग पर ठंडी और गर्म जल की पट्टियों का सेक करना चाहिए। जहाँ पे स्वेलिंग आई है वहाँ पे ठंडी और गर्म जल की पट्टियों का सेक करो, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठंडी और गर्म जल की पट्टी का क्या करना चाहिए, शेक करना चाहिए। और दर्द निवारण के लिए एस्प्रिन टैबलेट ले लेनी चाहिए, एस्प्रिन टैबलेट इसके लिए आ सकती है। एस्प्रिन टैबलेट यूज करें, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में, एस्प्रिन टैबलेट यूज करें। ऑलराइट, ये आपके पास में किसके बारे में था, गलसुआ यानी मम्प्स के बारे में बात थी, जिसमें गाल के यहाँ पे मम्प्स जो आपके पास में होता है, पैरोटिड ग्रंथि के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। कौन कौन सी पढ़ ली हम लोगों ने यहाँ पे, अभी पोलियो पढ़ लिया, रेबीज पढ़ लिया, गलसुआ पढ़ लिया, इन्फ्लुएंजा पढ़ लेते हैं, जुकाम, जुकाम या फ्लू जिसको और बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा। बिकॉज इन्फ्लुएंजा में क्या होता है आपके पास में, वायरस जनित रोग है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। वायरस का नाम लिख दीजिए, कारक का नाम मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, क्या होता है आपके पास में, ये इन्फ्लुएंजा वायरस। इस रोग का प्रभाव कहां उत्पन्न होता है आपके पास में, श्वास नली और नासिका वेशम में ज्यादा रहता है। मतलब प्रभावित अंग जो होंगे वो आपके पास में कौन से में आ जाएंगे, प्रभावित अंग इसके अंदर आ जाएगा श्वास नली यानी ट्रेकिया, व नासिका यानी नाक का जो छिद्र आ रहा है उसके बारे में बात करें, नासिका, इनमें रहेगा आपके पास में। क्या लक्षण प्रकट हो जाएंगे भाई, वाहक की बात करूं तो रोगी व्यक्ति के द्वारा खांसी जुकाम से सूक्ष्म बूंदें निकलती है, वो उन बूंदों का किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे को भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। लक्षण की बात कर लें अगर अपन, लक्षण क्या रहेगा इसके अंदर, सिर, हाथ, पैर और कमर दर्द, ठीक है, सारे वही है, जुकाम नहीं हुआ क्या किसी को, सिर, हाथ, पैर, कमर दर्द, ये सबसे मेन रहेगा। हाथ, पैर, सिर, कमर सब दुखेगा। शरीर में कंपन मतलब ठंड, ठीक है, शरीर में कंपन, क्या रहेगा, शरीर में कंपन रहेगा। 24 घंटे की अवधि में बहुत तेज बुखार आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, 24 घंटे में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फीवर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फीवर आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। छाती में जकड़न और दर्द हो जाएगा,
छाती में जकड़न व दर्द। ठीक है, छाती में क्या हो जाएगा, जकड़न व दर्द हो जाएगा। रोग का प्रसारण यानी वाहक मेनली क्या रहेगा, लार। लार द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लार के द्वारा होता है। ठीक है, व्यक्ति के छींकने और जोर से बोलते समय लार के कण दूर दूर तक फैल जाते हैं, इससे रोग का प्रसार हो जाता है। बचाव के लिए सिंपल है, आसपास का वातावरण साफ रखें और रोगी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। यही है बचाव, और कोई बचाव नहीं है। आसपास का वातावरण साफ रखें और रोगी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। ये आपका जुकाम या फ्लू के बारे में। चलिए अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं, वो है पीत ज्वर यानी जॉइंडिस। पीत ज्वर, ठीक है, इसको बोलते हैं पीलिया रोग यानी जॉइंडिस। क्या आता है, पीलिया रोग। इसका आ जाएगा आपके पास में JAUNDIC, जॉइंडिस। जॉइंडिस यानी पीलिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है आपके पास में, विषाणु के द्वारा ही उत्पन्न होता है, नॉर्मल वायरल के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, कारक तो विषाणु रहेगा। रोग का प्रसारण अशुद्ध भोजन और जल के द्वारा, यानी वाहक क्या रहेगा आपके पास में, अशुद्ध जल व भोजन। क्या रहेगा, अशुद्ध जल व भोजन के द्वारा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, याद रखना है इस चीज को। लक्षण क्या है, लक्षण क्या रहेगा भाई इसके अंदर, वैसे इसमें पित्त जो होते हैं, पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवरिडीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो मूत्र के द्वारा बाहर भी निकलती है। तो बिलीरुबिन और बिलीवरिडीन की मात्रा इसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, पित्त जो वर्णक होते हैं, इसलिए इसको पित्त ज्वर कहते हैं। बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बुखार आना, कॉमा, भूख का न लगना। ठीक है, क्या होता है, भूख का न लगना, बुखार आना, ये दो मैंने आपको सिम्टोमेटिक बता दिया है। ठीक है, और रोगी व्यक्ति को उल्टी सरदर्द होने लगता है। ठीक है, तो अगला क्या आ जाएगा, उल्टी, और क्या हो सकता है, सरदर्द हो सकता है। क्या हो सकता है, सरदर्द हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, यकृत में सूजन आ जाती है, ये मेन चीज है इसके अंदर। यकृत में सूजन आ जाना। यकृत में सूजन आने की वजह से क्या होता है आपके पास में, कि आप ये ध्यान रखिएगा, रोग हो जाने के बाद में रोगी की आंखें, नाखून पीले दिखाई देते हैं। रोगी की पीली है ना, आंखें, नाखून पीले दिखाई देते हैं। क्या होता है, आंखें, नाखून पीले दिखाई देते हैं इसके अंदर। मूत्र का रंग भी क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। मूत्र का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, याद रखना, रोग के उपचार के लिए आराम करना चाहिए और डॉक्टर की परामर्श लेकर के क्या करना चाहिए, आपके पास में टैबलेट्स लेनी चाहिए। तो बचाव, वैसे तो वाहक का नियंत्रण कर लो, अशुद्ध जल व भोजन का सेवन ना करें। वाहक का नियंत्रण, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में। एक तो आ गया हमारे पास में क्या, वाहक का नियंत्रण, आराम करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से टैबलेट्स लेनी चाहिए जो सिम्टम्स को कम करे। जो इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं इनको कम करने के लिए दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये था किसके बारे में, जॉइंडिस के बारे में। चलिए नेक्स्ट डिजीज के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और नेक्स्ट डिजीज अपने पास में क्या आ रहा है, नेक्स्ट डिजीज है अपने पास में जो है हेपेटाइटिस के बारे में बाद में बात करूंगा मैं आपके पास में। पहले हम लोग बीमारी के बारे में बात करें, इसका नाम है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। चेचक यानी क्या आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स। छोटी माता, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, चेचक या स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करें,
ये भी एक अति संक्रामक रोग होता है, भयंकर रोग होता है। हालांकि हमारा देश इस रोग से मुक्त हो गया है। WHO ने घोषणा भी कर दी है कि रोग पृथ्वी से ही समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चेचक एक वायरस जनित रोग है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या जनित होगा, वायरस जनित रोग है। ठीक है, क्या रोग है, वायरस जनित रोग है। इसके वायरस रोगी के रक्त, कंठ और नासिका में रहते हैं। इसके वायरस रोगी के कंठ, ठीक है, नासिका, ठीक है, किस में रह रहा है आपके पास में, रोगी के कंठ, नासिका और रक्त में रहते हैं। रक्त लिख दीजिए, लिखना चाहें तो भाई जरूरत नहीं है, रक्त में रहते हैं। ठीक है, छींकने, खांसने और संपर्क में आने से रोग का प्रसार होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वाहक क्या हो जाएगा, छींकने खांसने से, वही चीज है सारी, छींकने व खांसने से रोग का प्रसार। ठीक है, छींकने व खांसने से क्या हो रहा है, रोग का प्रसार हो रहा है। लक्षण क्या आ जाएगा, जोर से बुखार आएगा, आंखें लाल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, तो लक्षण क्या आ जाएगा, लक्षण में आपके पास में आ जाएगा तीव्र ज्वर। क्या आ जाएगा, तीव्र ज्वर। ठीक है, उसके अलावा क्या आ जाएगा आपके पास में, आंखें लाल हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना, आंखें लाल हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना। ठीक है ना, समझ रहे हो, जाना है, सुस्त हो जाएगा शरीर। संक्रमण के 30 दिन पर त्वचा पे लाल रंग के दाने निकलेंगे। ठीक है ना, त्वचा पर लाल रंग के दाने निकलते हैं। कब निकलते हैं, संक्रमण के तीसरे थर्ड दिन के बाद। ठीक है, वो छोटे छोटे दाने निकलने लग जाएंगे। प्रारंभ में हाथ पैर पर निकलते हैं, बाद में मुख पे निकलते हैं, बाद में शरीर के सारे भाग में निकलते हैं। इन दानों में तरल भर जाता है। क्या हो जाएगा, इन दानों में तरल भर जाता है। ठीक है, पहले हाथ पैर पे निकलते हैं, बाद में मुंह पे निकलते हैं, बाद में शरीर के समस्त भागों में निकलते हैं। ठीक है, ये दाने एक दिन के बाद में सूखने लगते हैं, फिर बुखार आता है। ये दाने एक दिन बाद सूखने लगते हैं, फिर बुखार आने लगता है। मतलब एक दिन बाद जब ये दाने सूखेंगे तब क्या आएगा, फीवर आएगा, जो एक दिन के बाद में सामान्य हो जाएगा। ठीक है ना, फिर जो एक दिन बाद सामान्य हो जाता है और ये दाने पपड़ी की तरह, इसकी तरह, पपड़ी की तरह क्या होते हैं, हटने लग जाएंगे। ठीक है ना, पपड़ी की तरह या पपड़ी की तरह गिरने लग जाते हैं। क्या हो जाता है, पपड़ी की तरह गिरने लग जाते हैं। मतलब लाल रंग के दाने बनेंगे 3 दिन बाद में संक्रमण के, उसके बाद में उसमें द्रव भरेगा, द्रव बढ़ने के एक दिन बाद में वो सूखेंगे, तब बुखार आएगा, फिर उसके एक दिन बाद में वो द्रव सूख जाएगा, फिर वो दाने पपड़ी की तरह हट जाएंगे वहां से, और बुखार भी एक दिन बाद में क्या हो जाएगा, हट जाता है वहां से। ठीक है ना, घाव जो बने, घाव को लाल दवा के घोल से धोना चाहिए। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, घाव को लाल दवा के घोल से धोना चाहिए। बचाव क्या है, बचाव या उपचार, बचाव या उपचार में देखिए, घाव को लाल दवा के घोल से धोना चाहिए। ठीक है, याद रखना,
उसके अलावा पेनिसिलिन और सल्फर औषधियों का प्रयोग सही रहता है। ड्रग्स की अगर बात करें तो दवा कौन सी हो जाएगी, पेनिसिलिन व सल्फर औषधियों का प्रयोग करें। ठीक है, क्या करें, पेनिसिलिन व सल्फर औषधियों का प्रयोग करें। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में, बच्चों को चेचक का टीका भी लगवाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को चेचक का टीका भी लगवाना चाहिए। बराबर बात। तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है वो कई सारी वायरल इन्फेक्टिव डिजीज के बारे में बात की है। कौन कौन सी बात कर ली हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने जो इस वीडियो में जो बीमारियों के बारे में पढ़ा है उसको मैं लिख देता हूँ। एक थी हमारे पास में पोलियो, कौन सी पढ़ी थी अपन ने आज आते ही, सबसे पहले पोलियो। दूसरी कौन सी थी, रेबीज, ठीक है, जो कुत्ते के काटने की वजह से ज्यादातर होती है। तीसरी थी गलसुआ यानी मम्स। 4 नंबर पर हमने पढ़ा इन्फ्लुएंजा यानी कि सामान्य जुखाम, इसको अपन कहते हैं। 5 पे हमने पढ़ा पीत ज्वर यानी कि पीलिया। ठीक है, और 6 नंबर बीमारी पे हम लोगों ने बात की चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। 6 बीमारी हम लोगों ने आज डिस्कस की है। एक बीमारी हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आ चुके थे जिसका नाम था HIV एड्स। एक बीमारी और है आपके सिलेबस में वायरस जनित में, वो है हेपेटाइटिस, यकृत शोथ ए, यकृत शोथ बी, ये आपके पास में सिलेबस में और है। इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे यकृत शोथ ए और यकृत शोथ बी के बारे में। फिर हम लोग उसी वीडियो में, अगले वीडियो में स्टार्ट कर देंगे प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। किसके बारे में, प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। वायरस जनित रोग खत्म हो जाएंगे, एक ही बीमारी रही है, इसका नाम क्या है, हेपेटाइटिस यानी कि यकृत शोथ। थोड़ी सी बड़ी है इसलिए इसको अगले वीडियो में लेते हैं। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग भी उसी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे जिसमें मलेरिया, अमीबाइसिस वगैरह उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आई ना स्टूडेंट्स। तो वीडियो के इस सेक्शन में हम लोगों ने 6 वायरल जनित यानी वायरस जनित रोगों के बारे में स्टडी किया है। कितनी, 6 बीमारियों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में आने वाला है। देखिए, जब जीवाणु जनित रोग पढ़ाए थे तो उसमें 11 बीमारियां थी। कितनी थी, 11। और जब हमने आपको वायरस जनित पढ़ाए हैं तो 6 तो ये रही, एक लास्ट वीडियो में थी 7वीं एड्स, और 8वें नंबर पे अपने पास कौन आ रही है, हेपेटाइटिस। तो हम लोग आपको यहाँ पे वायरल जनित रोगों में 8 बीमारियां पढ़ाई, यानी 11 + 8 कितनी होगी पास में, 11 + 8 अपना होगी 19 बीमारियां हो गई। 19 बीमारियां हम लोग वायरल तक की हो गई है। बहुत सारी है, लगभग 30-40 बीमारियां हैं इस अध्याय के अंदर। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से वही दोहराऊंगा, सारणीबद्ध तरीके से काम करें इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको याद हो। हमारे एपेक्स के ऐप के ऊपर आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें सारणीबद्ध तरीका भी दे रखा है, वो आप अपनाएं और उसको याद जरूर रखें। ठीक है, फिर जब चैप्टर खत्म होगा, जब आपको इंपॉर्टेंट बीमारियां बताएंगे, उनको तो याद रखना ही रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वीडियो के इस सेक्शन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।